हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है रविवार और रविवार के दिन हम लोग करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, द बेस्ट पपी और मीनू एंड कोकू। उसके बाद देखेंगे एक मनोरंजन और जानकारी से भरपूर वीडियो, मीनू ने बनाई रंगोली। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल प्रोग्राम ढेर सारी मस्ती के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने यह जाना कि महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, कैसे श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के नाटकों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सत्य की तरफ उनका झुकाव शुरू हुआ। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आदर्श था। मोहन के बड़े भाई और एक रिश्तेदार की शादी थी। खर्चा बचाने के लिए मोहन का ब्याह भी कर दिया गया और उस समय वो 13 साल के थे। बाजा गाजा, नए कपड़े, बढ़िया खाना और उत्सव में तीनों बालक खोए हुए थे। शादी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उन्हें खबर तक नहीं थी। बड़े होने के बाद मोहनदास बाल विवाह के घोर विरोधी हो गए थे। कस्तूरबाई, उनकी पत्नी, उम्र में मोहन से कुछ महीने बड़ी ही थी। शुरू में दोनों एक दूसरे से लजाते थे। फिर मोहन को लगा कि उन्हें खेलने के लिए एक नई दोस्त मिल गई। किसी किताब में मोहन ने एक पत्नी व्रत के बारे में पढ़ा। उन्हें बात जम गई। पति को तो अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना ही चाहिए, लेकिन इस व्रत का उन पर एक बुरा असर भी पड़ा। वो खुद को कस्तूरबाई से बेहतर समझने लगे, हमेशा ही उन्हें अपनी निगरानी में रखना चाहते थे। कस्तूरबाई कहीं भी जाए, मोहन चाहते थे कि वो उनसे अनुमति लेकर के ही जाए। कस्तूरबाई ऐसी कैद सहन करने वाली नहीं थी। उन्हें जहां भी जाना होता वो बिना पूछे निकल जाती और इस वजह से दोनों के बीच कभी कभी झगड़े होते थे, बातचीत भी बंद हो जाती थी। नोक झोंक कितनी भी होती हो, पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कस्तूरबाई एकदम अनपढ़ थी। मोहन उन्हें अपनी किताबों से पढ़कर सुनाते थे। उन दिनों लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मोहन की कुछ कोशिशों के बावजूद कस्तूरबाई जीवन भर ठीक से पढ़ना लिखना सीख नहीं सकी। शादी की वजह से मोहन की 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई थी, लेकिन एक अध्यापक ने उन पर भरोसा किया और उन्हें एक कक्षा आगे डलवा दिया। उनका कहना था, मेहनत करो, 2 दर्जे की परीक्षा 1 साल में पास कर लोगे। 2 साल की परीक्षाएं एक साथ देना। इसी समय पढ़ाई का माध्यम गुजराती से अंग्रेजी हो गया। रेखा गणित तो मोहन के लिए बहुत कठिन थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था। उनका मन करता कि एक कक्षा नीचे चले जाएं, लेकिन अगर फेल हुए तो गुरुजी का विश्वास टूट जाएगा, शर्मिंदगी तो होगी ही। डर के मारे उन्होंने खूब मेहनत करी और फिर रेखा गणित समझ में आने लगा, आसान लगने लगा। वे सहज तर्कशास्त्र ही तो था। संस्कृत के अध्यापक बहुत सख्त थे। मोहन को संस्कृत में इतना कुछ रटना, उसे याद रखना मुश्किल लगता था।
वो संस्कृत छोड़ने की कोशिश करने लगे। शिक्षक को यह बुरा लगा कि छात्र हार मान रहा है। उन्होंने मोहन की हिम्मत बढ़ाई और उनके प्यार ने मोहन का मन बदल दिया। लगातार अभ्यास करने से उनकी संस्कृत ठीक हो गई। बड़े होने के बाद बापू संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर जी का बहुत उपकार मानते थे। उन्हीं की वजह से वे संस्कृत शास्त्रों का आनंद ले पाए। बापू कहते थे कि उच्च शिक्षा में मातृभाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी पुरानी जुबानें सीखने वालों को बहुत से फायदे होते हैं। उनके लिए दूसरी भाषाएं सीखना सुलभ हो जाता है। कभी कभी जब विद्यालय मोहन को कोई पुरस्कार या वजीफा देता तो उन्हें अचरज होता। वो बहुत होशियार चाहे नहीं हो, लेकिन मेहनती और ईमानदार तो थे। सभी अध्यापक उनके लिए स्नेह रखते थे। पढ़ाई का डर उनके मन से अब चला गया था। पढ़ाई की ही नहीं, उन्हें अपने व्यवहार की भी चिंता रहती थी। छोटी सी चूक से उनकी आंख भर आती। कोई शिक्षक अगर डांट देता तो पूछो ही मत। मोहन को सजा मिलने से ज्यादा इस बात का पछतावा होता कि उन्होंने सजा लायक काम किया ही क्यों। उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक दोराब जी हर काम कायदे से करते थे। अनुशासन और खेलकूद पर उनका जोर था। वे सभी लड़कों के प्रिय भी थे। पढ़ाई के बाद व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल जब तक अनिवार्य नहीं हुए तब तक मोहन उनमें भाग नहीं लेते थे। शर्मीले थे तो उन्हें संकोच भी होता था। वो खेल कूद का शिक्षा में कोई स्थान नहीं मानते थे। मोहन एक बार शनिवार को खेल के मैदान में देर से पहुंचे। उनकी हाजिरी नहीं लगी। बाद में दोराब जी ने उनसे कारण पूछा तो जवाब मिला वो उन्हें ठीक नहीं लगा। गुस्से में उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और गैर हाजिरी की वजह से उन्हें एक आने का जुर्माना भरना पड़ा। बाद में जुर्माना रद्द हो गया। उन दिनों मोहन के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सेवा की जरूरत थी। उन्होंने विद्यालय पत्र लिखकर मोहन को खेलकूद से छूट दिलवा दी। व्यायाम ना करने का उनकी सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ा। खुली हवा में दूर तक टहलने के बारे में मोहन ने कहीं पढ़ा था और ये आदत उनकी जीवन भर रही। लंबी दूरी तक पैदल सैर करने से उनका शरीर मजबूत बना रहा। लेकिन बाद में बापू ने लिखा कि व्यायाम के बारे में वे अपने लड़कपन में एकदम गलत थे। उन्हें बड़ा होने पर ही समझ में आया कि शिक्षा के लिए शरीर की कसरत भी उतनी ही जरूरी है जितना कि मानसिक अभ्यास। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि बचपन में बापू के दोस्त किस तरह के थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा। Hi friends, Brisky here. Let us listen to a story where we can learn how bad it is to make fun of others' appearances. This will enable us to understand others' feelings and respect them. Meenu is a little octopus who lives in the sea. She is very proud of her 8 arms and pretty eyes. Koku is a tall coconut tree who lives on the shore. He is a sweet and friendly tree. Hi, Koku. Ready to play? Hi, Meenu. It is good to see you. They are very happy until one day when Meenu starts to tease Koku. Oh, Koku, you are such a skinny tree. Look at me. I am plump and cute. Poor Koku gets very upset. Am I really that skinny? And every day, Koku would cry by himself. Oh, I must be really ugly. Koku is so unhappy that his leaves start to droop and he looks very sad. Meenu soon noticed that something was wrong. What is wrong with you? You look really sad. You keep saying, I'm so skinny. It makes me very unhappy. I'm so sorry, Koku. I didn't mean to hurt your feelings.
I was just teasing you. Please forgive me and smile. You didn't mean it? That's great to hear. I'm so relieved now. Koku is so happy that he isn't really a skinny, ugly tree, that his branches and leaves straighten up and sway once more in the lovely breeze. Minu never teases him or anyone else ever again. What did you learn from the story? Have you ever teased someone? Have you ever felt like Koku? There are times when we say things to others that might hurt their feelings. For instance, if your friend is wearing a shirt that you think is terrible, what would you do? Will you say, "Oh, why are you wearing that ugly shirt?" Or will you say, "I love that shirt you're wearing"? Or will you say nothing and just greet him? It is better to say nothing about how a person looks than say something hurtful. If your friend's milk teeth have fallen off and he has a gap in his teeth, what would you say to him? "Ha ha, you look so funny." "Hey, you're growing up. You'll soon have permanent teeth." Losing milk teeth is a normal part of growing up. There is no need to make fun of it. If a friend has had a bad haircut and is upset, what would you do? Comfort her and tell her hair will grow back quickly. Tease her, laugh at her, and make her cry. Tell her the haircut is amazing. It is your job to comfort your friend when she is upset and not tease her. Lying to her that her haircut looks amazing will not help. A new child has joined your school and he is not as tall as the other kids. He is the shortest in the class. You and your friends would call him Shorty. You will tease him by getting down on your knees while talking to him. You will tell him that height doesn't matter at all and tell other friends not to tease him. Making up nicknames and teasing someone because of how he or she looks like or acts is rude and unkind. Hence, you would tell him that height doesn't matter at all and tell other friends not to tease him. So you see, let's try and stay away from teasing others. It pays to be nice to everyone. Hello everyone, Bouncy here again. Do you love animals? We will now see a story of how a boy adopts a puppy as a pet for himself. We will also see what lessons we can learn from this boy's act of kindness. Once upon a time, there was a farmer whose dog had 5 little puppies. Deciding to sell them, he put up a sign. Soon, a little boy came up to him and said, "Please, Farmer Money, can I have one of your puppies?" The farmer said, "Oh, little boy, the puppies cost a lot of money. I don't think you can afford to buy one." The boy was sad, but then he reached into his pocket and pulled out a few coins. "Is this enough to pet the puppies?" he asked. The farmer gave in and whistled for his dog. The mother dog ran out with 4 lovely furry puppies. The boy was delighted by looking at the cute little puppies. And then he noticed that there was one more puppy limping towards him. It seemed to have a problem with its leg and couldn't run. If you were the boy, which puppy would you have chosen? The boy cuddled the little lame puppy and asked the farmer, "Please, Farmer Money, could I keep this one?"
I don't think you'll want that one, said the farmer. He can't run and play like the others. I don't mind, Farmer Money, replied the little boy. You see, I don't run well myself. The boy lifted up his trouser to show the farmer that he was wearing a brace. This little puppy will need someone who understands him, finished the boy. The farmer was moved to tears. He gently picked up the puppy and gave it to the boy. He's yours, he said, for no charge. Did you like the story? The little boy could understand how the puppy felt because he too felt the same way. Do you try and understand what other people feel too? Form pairs and discuss with your partner a situation that bothered or upset him or her. You have to try and understand how your partner felt and what could have been done to make him or her feel better. Thank you for sharing. Yes, we should help those who are less fortunate than ourselves or those who are in trouble, even before they request us to help them. Goodbye. Covid ka kaya naman dia kata alim. मीनू ने बनाई रंगोली। ओह, चारों ओर कितना शोर है। राजा भी डर रहा है। आज क्या है? आज दीपावली है। दीपावली। मीनू, तुम क्या कर रही हो? मैं रंगोली बना रही हूँ बस। आज दीपावली है। आज दीपावली है। दीपावली एक त्योहार है। यह रोशनी का त्योहार है। रोशनी का त्योहार क्या है? शाम को सब लोग दीप जलाते हैं। चारों तरफ बहुत रोशनी होती है, इसलिए इसे रोशनी का त्योहार कहते हैं। दीपावली पर लोग दिए क्यों जलाते हैं? इस दिन भगवान राम
रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे। रावण कौन था? वह राक्षसों का राजा था। वह राक्षसों का राजा था। दीपावली के दिन लोग पूजा करने मंदिर में जाते हैं। हम सब एक दूसरे को शुभ दीपावली कहते हैं। शुभ दीपावली मीनू, शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। वाह, बढ़िया खुशबू। माँ मिठाइयाँ बना रही हैं। आओ चलें और देखें। रुको मीनू, मुझे थोड़ा शहद लाने दो। वाह, अब यह और भी मीठा हो जाएगा। मुझे त्योहार अच्छे लगते हैं। हमें खाने को मिठाइयाँ मिलती है। हमें पहनने को नए कपड़े मिलते हैं। हम लोगों से मिलते हैं और अपना घर सजाते हैं। सजावट क्या होती है? किसी भी जगह को सुंदर करना, जैसे हमारा घर, इस तरह। मैं भी सजाना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों की मदद करूँगा। आओ बस चलो घर को सजाएं। मुझे त्योहार पसंद है चीनू। मुझे सभी मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। क्या और त्योहार भी होते हैं? हाँ, ईद है। हम ईद पर खास मीठी सेवइयाँ बनाते हैं। लोग ईद के दिन इबादत करने मस्जिद में जाते हैं। हम इस दिन एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मुझे क्रिसमस भी अच्छा लगता है। यह प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस क्या है? ईसा मसीह का जन्मदिन है। लोग प्रार्थना करने गिरजाघर में जाते हैं। लोग एक दूसरे को क्रिसमस मुबारक कहते हैं। क्रिसमस मुबारक, क्रिसमस मुबारक। एक और त्योहार है, इसे गुरु पर्व कहते हैं। इस दिन सिखों के गुरु का जन्मदिन मनाया जाता है। लोग अरदास करने गुरुद्वारा जाते हैं। हम बहुत से त्योहार मना सकते हैं। इसमें बहुत मजा आता है। हाँ, त्योहार खुशियाँ लाते हैं। मीनू, क्या तुम मेरे लिए भी नई पोशाक बना दोगी? जरूर बस, मैं दादी से तुम्हारे लिए नई पोशाक बनाने को कहूँगी। आओ उनके पास चलें। दादी, बस को त्योहारों पर पहनने के लिए नई पोशाक चाहिए। दोस्तों, आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। प्रश्न और उत्तर। क्या तुम त्योहार मनाना पसंद करते हो? किस त्योहार को रोशनी का त्योहार कहा जाता है? दीपावली। तुम दीपावली पर एक दूसरे को किस प्रकार शुभकामनाएं देते हो?
शुभ दीपावली कहकर। दीपावली पर पूजा करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर में। ईद पर कौन सी मिठाई बनाई जाती है? सेवैयाँ। ईद पर तुम एक दूसरे को कैसे मुबारकबाद देते हो? ईद मुबारक कहकर। ईद पर इबादत करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। क्रिसमस कब मनाया जाता है? पच्चीस दिसंबर के दिन। क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को किस प्रकार मुबारकबाद देते हैं? क्रिसमस मुबारक हो, क्रिसमस मुबारक हो बोलकर। क्रिसमस पर प्रार्थना करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? गिरजाघर में। सिख गुरुओं का जन्मदिन किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? गुरु पर्व के रूप में। गुरु पर्व पर प्रार्थना करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में। चलो खाली स्थान भरें। ईद पर हम एक दूसरे को कहते हैं ईद मुबारक, क्रिसमस मुबारक, शुभ दीपावली, ईद पर हम एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को कहते हैं क्रिसमस मुबारक, शुभ दीपावली, क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को क्रिसमस मुबारक कहते हैं। दीपावली पर लोग एक दूसरे को कहते हैं शुभ दीपावली,
दीपावली पर लोग एक दूसरे को शुभ दीपावली कहते हैं। ईद पर हम एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को क्रिसमस मुबारक कहते हैं। दीपावली पर लोग एक दूसरे को शुभ दीपावली कहते हैं। क्या अब हम मिलान करें? ईद, मस्जिद, दीपावली, मंदिर, क्रिसमस, गिरजाघर, गुरु पर्व, गुरुद्वारा, ईद, मस्जिद, दीपावली, मंदिर, क्रिसमस, गिरजाघर, गुरु पर्व, गुरुद्वारा, दोस्तों, त्योहार पर मस्ती होती है। क्या तुम त्योहार मनाते हो? तुम अपने दोस्तों को बता सकते हो कि तुम कौन कौन से त्योहार मनाते हो? अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है, जिराफ है।
जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी सैर कराएंगे यहां अवस्थित औषधीय गार्डन यानी हर्बल गार्डन की। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसका मुख्य मकसद इन पौधों के औषधीय गुणों को दर्शकों को बताना है। हर्बल गार्डन के मुख्य द्वार पर महर्षि धन्वंतरी के बड़े आकार की प्रतिमा लगाई गई है।
गार्डन के अंदर के भाग में एक विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जिसके हर हिस्से में काम आने वाले औषधीय पौधों को लगाकर दर्शकों को बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन औषधीय पौधे किस रोग में उपयोगी हैं। पटना जू में वनस्पति परिक्षेत्र में एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के गार्डन्स के बारे में जिक्र है। उसी क्रम में आज हम लोग हर्बल गार्डन के बारे में जानेंगे और यहाँ क्या क्या प्रजातियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बल गार्डन को मेंटेन करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में आयुर्वेदा से संबंधित और जो भी औषधीय पौधे हैं और एरोमेटिक्स प्लांट हैं उससे संबंधित लोगों को जानकारी दी जा सके। प्राचीन काल में जो आयुर्वेदा था ये हमारे एक जीवन पद्धति में शामिल था और जो भी हमारे गांव या देहात के लोग होते हैं या पुराने लोग हैं वो अपने जीवन में प्रतिदिन बहुत तरह के ऐसे पौधों का यूज करते हैं डेली इसमें, जिससे अलग अलग फ़ायदा होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज का क्षरण होता जा रहा है। जो आगे आने वाली नई पीढ़ी है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान में हर्बल गार्डन का स्थापना किया गया है महर्षि धन्वंतरी के नाम पे। हमारा हर्बल गार्डन है पटना जू का। इसमें बहुत से प्रजाति के स्पीसीज पौधे इसमें लगाए गए हैं, जैसे सर्पगंधा, सुगंधा, इसके अलावा मुस्तक हैं, अस्परागस हैं, स्टीविया हैं और भी बहुत तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं और उनके यूजेज के बारे में भी बताया गया है। यहाँ 60 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधों को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। ये है सर्पगंधा, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और अनिद्रा के लिए किया जाता है। यहाँ आप कई प्रकार के तुलसी के पौधों को देख सकते हैं जो इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तुलसी के औषधीय गुणों का आयुर्वेद में अधिक महत्व है। यहाँ आप श्याम तुलसी और आम तौर पर पाए जाने वाले तुलसी पौधों के अलावा लवंग तुलसी और कर्पूर तुलसी के पौधों को भी देख सकते हैं। भृंगराज का संपूर्ण पौधा उपयोगी है, जो बालों के लिए और आंख संबंधी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। सदाबहार का संपूर्ण पौधा मधुमेह में लाभकारी होता है। एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, पेट के लिए अति उपयोगी माना जाता है। इस गार्डन में पौधों की जानकारी लेने हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। बिहार सरकार के औषधि निदेशालय की ओर से उद्यान में दर्शकों को औषधीय उपचार की जानकारी भी दी जाती है और इसके लिए यहाँ चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया गया है। औषधीय पौधों का एक अनोखा संग्रह है। यहाँ 60 से भी अधिक प्रजाति के पौधे हैं, जो कि सब पौधे अपने रूप और गुण के कारण काफ़ी लाभदायक है और अपने आप में एक अलग पहचान है। आज के प्राचीन युग में इन औषधीय पौधों का काफ़ी उपयोग किया जाता रहा है और फिर से एक प्रचलन चली है कि लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं और संजय गांधी जैविक उद्यान इन औषधीय पौधों को बहुत ही अच्छे तरह से संजो कर रखा हुआ है और यहाँ पौधे पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। किस पौधे को कब पानी चाहिए, कब इसमें कोड़नी चाहिए, कब निकौनी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। 60 से भी ऊपर प्रजाति के यहाँ पौधे हैं, जैसे लाजवंती हो गया, खस हो गया, अश्वगंधा हो गया, शंख पुष्पी हो गया, वन हल्दी हो गया और सभी पौधे कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जू शो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे। बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है।
सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।